नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंकी हमले से सुरक्षा के लिए लखनऊ के विधान भवन पर हेलीकॉप्टर से उतरे जवान। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक की यूपी सरकार दे रही सब्सिडी। यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना पड़ेगा महंगा। बनारस और जगन्नाथपुरी जाने के लिए टुंडला से भी अब ले सकेंगे ट्रेन। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पीएम मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक पदों पर निकली भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहायक भर्ती परीक्षा के लिए 450 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होने चाहिए। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क 450 रुपए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आरक्षित वर्गों को आवेदन शुल्क के रूप में महज 50 रुपए ही लगेंगे। आतंकी हमले से सुरक्षा के लिए लखनऊ के विधान भवन पर हेलीकॉप्टर से उतरे जवान। अभी बीते ही दिनों आतंकी हमले से सुरक्षा या अन्य सुरक्षा को लेकर बड़े ही साहस के साथ यूपी पुलिस और एनएसजी के जवानों द्वारा लखनऊ के विधान भवन में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान विधान भवन के ऊपर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे और कुछ ही समय में पोजीशन लेते हुए पूरे हालात को अपने नियंत्रण में ले लिया। अचानक से कमांडो को हेलीकॉप्टर से उतरता देख लोगों में थोड़ी घबराहट देखी गई, लेकिन ठीक समय पर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपील जारी करते हुए लोगों को ड्रिल के बारे में जानकारी दी गई ताकि लोगों के बीच किसी प्रकार से दहशत की स्थिति ना बने। मालूम हो कि लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6, आलमबाग बस अड्डा, लोक भवन, लुलु मॉल और पलासियो मॉल में बीते बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की चल रही तैयारी। मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदेश के पर्यटन विभाग की तरफ से मिल चुकी है। विकास के क्रम में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर और पार्किंग की सुविधा भी दी जानी है, जिस पर कुल 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्राचीन कलाकृतियों को सुख तीर्थ के मुख्य मार्गों पर दिखाया जाना है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग और साइनेज का कार्य भी 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अभी हाल में सुख तीर्थ के दौरे पर सीएम योगी नाथ आए थे। इसी दौरान उन्होंने यहां के विकास की घोषणा की थी। सुख तीर्थ में मौजूद गंगा घाटों को उच्च स्तरीय बनाने की भी तैयारी है, जिसके लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाने और पहले से ही मौजूद पार्कों के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक यूपी सरकार दे रही सब्सिडी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए आगरा में संभागीय परिवहन कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एनसी शर्मा द्वारा बताया गया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर खरीदारों को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने वाले वाहन स्वामी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सब्सिडी सिर्फ एक ही वाहन के लिए मान्य होगी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सीधा खरीदार के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी के एप्लीकेशन का सत्यापन डीलर, आरटीओ एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय से किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आईएनएस दिल्ली बंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। आज के दिन वर्ष 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की पहली बार दिल्ली में हुई थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1861 में भारतीय वैज्ञानिक एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय सैनिक करम सिंह का जन्म 1915 में हुआ था। बनारस और जगन्नाथपुरी जाने के लिए टुंडला से भी अब ले सकेंगे ट्रेन। बनारस और जगन्नाथपुरी जाने के लिए अब रेलवे यात्री फिरोजाबाद के टुंडला से भी ट्रेन ले सकते हैं। दरअसल नीलांचल एक्सप्रेस के साथ ही बनारस दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। इसकी मांग आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा की गई थी। टुंडला जंक्शन पर ट्रेन संख्या 128756 पुरी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 125882 का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। मालूम हो कि ये ट्रेनें रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में 3 दिन चलती हैं। इस ट्रेन के ठहराव से उत्तर प्रदेश समेत झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों को भी काफी फायदा मिलेगा।
यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना पड़ेगा महंगा। उपभोक्ता सामग्रियों को सम्मिलित करते हुए संशोधित कास्ट डेटा बुक उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नए बिजली कनेक्शन के लिए दाखिल कर दिए हैं। उपभोक्ता सामग्रियों की दरों से 25 से 50% तक वृद्धि नई बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में प्रस्तावित हुई है। 100% से भी अधिक की वृद्धि उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में प्रस्तावित की गई है। अब छोटे कनेक्शन के लिए भी खर्च करना होगा। छोटे उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन लेने में 25 से 30% तक खर्च आएगा। यदि 30% तक अधिक राशि प्रस्तावित दरें लागू हो जाती हैं तो वहीं 50% तक वृद्धि उद्योगों को कनेक्शन लेने में खर्च होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और रिव्यू पैनल के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार बैठक में प्रस्तावित सामग्री दरों में अत्यधिक बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा। दरों में बढ़ोतरी मनमाने तरीके से प्रस्तावित है। पूर्व में प्रस्तावित दरों से भी अधिक बढ़ोतरी संशोधित प्रस्ताव में है। अयोध्या में आयोजित होने वाली रामलीला लक्ष्मण किले के बजाय रामकथा पार्क में होगी आयोजित। अयोध्या की रामलीला संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बॉबी मलिक द्वारा बताया गया है कि लक्ष्मण किला के बजाय रामकथा पार्क में इस वर्ष अयोध्या की रामलीला व मां फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सितारों के अभिनय और रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि यह निर्णय बारिश की समस्या को देखते हुए लिया गया है। पिछले मैदान में पानी भरने, पूरा मंच के भीड़ हो जाने से बड़ी असुविधा देखी गई। बता दें कि इस बार की रामलीला दूरदर्शन के अलावा अन्य चैनलों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित किए जाएंगे। आगामी 3 सालों में यूपी सरकार की कमाई में होगा इजाफा। आए दिन प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई मिल रही। विकास के इस रफ्तार को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि यूपी सरकार की कुल कमाई में लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए का इजाफा अगले 3 सालों में देखने को मिलेगा। सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कुल आय 6,83,292.74 करोड़ रुपए सरकार द्वारा अनुमानित किए गए हैं, जो कि आगामी 2026-27 में 9,64,958.04 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना से इन विभागों से संबंधित लक्ष्य होंगे पूरे। उत्तर प्रदेश में कृषि, उद्यान, रेशम, सहकारिता, मंडी आदि विभागों के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना लागू किए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से इन विभागों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन की कमी नहीं होगी। दरअसल इस योजना को बनाने और लागू करने के लिए कुछ विभागों के बजट से राज्य सरकार कटौती करेगी। इस नई मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के लिए बजट तैयार करेगी। मालूम हो कि इन विभागों से जुड़ी योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए फंड मिलता है, लेकिन इन योजनाओं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। धनराशि के अभाव में इन विभागों से संबंधित योजना अपने लक्ष्य से अधूरे रह जाते हैं, लेकिन नए बजट से इन योजनाओं और उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे सारा राय के बारे में। ये पेशे से एक समकालीन भारतीय लेखिका, संकलनों की संपादक और आधुनिक हिंदी और उर्दू कथा साहित्य की अनुवादक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कई काल्पनिक कथाएं लिखी, जिनमें नबीला और अन्य कहानियां, भूल भुलैया, सिविल वाली कोठी, बियाबान में अलाबील की उड़ान आदि शामिल है। इन्होंने अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए, जिनमें फिक्शन श्रेणी में बेंगलोर साहित्य महोत्सव का 2019 अट्टा गलाटा पुरस्कार, जापान भारत राइटर्स कारवां टोक्यो और यामागाटा 1997 कथा अनुवाद पुरस्कार आदि शामिल है। लंपी रोग से प्रभावित पशुओं के टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां हुई निरस्त। लंपी रोग से प्रभावित पशुओं के बचाव के लिए संचालित टीकाकरण अभियान की गहन समीक्षा के निर्देश यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि टीकाकरण और उपचार के अभाव में गोवंश को हानि न हो पाए। आगे उन्होंने निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाते हुए प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण का कार्य किया जाए। प्रभावित मंडलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की जाए और स्थिति सामान्य होने तक पशु मेलों का आयोजन स्थगित रखा जाए। साथ ही पशु परिवहन पर रोक लगाई जाए। बता दें कि फिलहाल यूपी के 36 जिलों में 5,532 गोवंश लंपी रोग से प्रभावित है। इनमें से लगभग 49 की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही उपचार के बाद लगभग 3,391 गोवंश स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी के सरकारी स्कूल में कौन बनेगा सैकड़ापति गेम के लिए पहुंचे अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रौतार प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सामान्य ज्ञान में रुचि बढ़ सके, इसके लिए एक अनोखी और रोचक पहल अपनाई गई। आप सभी अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति से तो वाकिफ होंगे ही। ठीक ऐसे ही यहाँ के शिक्षक जावेद आलम ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए बच्चों का सामान्य ज्ञान में रुझान बढ़े, इसके लिए कौन बनेगा सैकड़ापति गेम की शुरुआत की। विद्यालय में हर शनिवार दोपहर के बाद इस गेम का आयोजन किया जाता है, जहाँ जावेद अमिताभ बच्चन की तरह अपनी वेशभूषा धारण कर मेज पर दोनों तरफ से कार्डबोर्ड के कंप्यूटर पर सवालों की लाइनें लगाते हैं। इस गेम की शुरुआत होती है 10 सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे और सभी सवालों का
सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 100 रुपए। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ, कौन बनेगा सैकड़ापति। 100 रुपए का 10वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जावेद के इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों में कई बदलाव भी देखने को मिले, जहां वे सवालों के प्रति संजीदा रहना, गेम में जीत सके, इसके लिए हर विषयों की पूरी तैयारी करके आना जैसी चीजें देखने को मिली। यूपी के स्कूलों में रविवार के साथ महीने में 2 शनिवार भी रहेंगी छुट्टी। स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ पढ़ाई का अधिक दबाव ना पड़े, इसके लिए सप्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई करवाए जाएंगे। बता दें कि यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। इसके तहत 5 से 5.5 घंटे सोमवार से शुक्रवार तक और महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे तक ही क्लास करवाए जाएंगे। बाकी 2 शनिवार को छुट्टी रखा जाएगा। ऐसे में जो आम विषय है जिनकी पढ़ाई 45 मिनट तक की जाती थी, अब इस समय सीमा को घटाकर 35 मिनट तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रमुख विषय होंगे उनकी कक्षाएं 50 मिनट तक लगेंगी। बता दें कि शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश राज्य के सीएम योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से दिए हैं। आधार सीडिंग की वजह से वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में आई कमी। वृद्ध पेंशन योजना में आधार सीडिंग करवाने का बड़ा असर पड़ा है। दरअसल आधार के लिंक होने से यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या में लगभग 9.80 लाख तक कमी हुई है। हालांकि इस साल की पहली किस्त कुछ लाभार्थियों के बैंक खातों में दिक्कत आने की वजह से नहीं मिल पाई है। यदि इन्हें जोड़ा जाए तो 12 लाख लाभार्थी पहली किस्त भुगतान में कम हुए हैं। मालूम हो कि यह योजना समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाई जा रही थी, जहाँ बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दिए जाते हैं। बता दें कि आधार सीडिंग करवाने से कोई व्यक्ति आप बनकर आपके हिस्से की योजना या अन्य लाभ का दावा नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पीएम मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। वाराणसी के गंजारी में प्रस्तावित पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करने वाले हैं। बता दें कि इस स्टेडियम को 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ आपको कई आधुनिक सुविधाएं देखने को मिलेंगी। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा और कार्यक्रम गंजारी में कराने की जगह करसरा स्थित अटल आवासीय विद्यालय परिसर में होगा, जहां वे करसरा सहित प्रदेश के 17 अटल आवासीय विद्यालयों को भी देश को समर्पित करेंगे। अब बनारस में नियमित रूप से आयोजित होंगे हॉट एयर बलून फेस्टिवल। अब नियमित रूप से हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। पर्यटन विभाग वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से इसे लेकर मंजूरी मिल चुकी है। इसके शुरू होने से बनारस के पर्यटन को एक नया आयाम मिल सकेगा। पर्यटन निदेशक राजेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब निर्धारित दिन नहीं बल्कि नियमित तौर पर एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन किए जाने की तैयारी है। पर्यटन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच हुए समझौते में इस विषय को रखा गया है। आयोजन को अस्थायी रूप से वाराणसी शहर में जारी रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में हॉट एयर बलून फेस्टिवल दीपोत्सव के आसपास कुछ ही दिन धूमधाम में आयोजित किए जाते थे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे चाइनीज मंदिर के बारे में। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह मंदिर यहाँ के सबसे आधुनिक मंदिरों में से एक है। यहाँ आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसे चीनी शैली में बनाया गया है। यहाँ लाफिंग बुद्धा की भी सुनहरे रंग की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की संरचना चीनी और वियतनाम वास्तुशिल्प डिजाइन के मिश्रण में है, जिसमें ड्रैगन के सबसे ज्यादा डिजाइन देखने को मिलेंगे। इसकी वास्तुकला को देख श्रद्धालु और पर्यटक काफी आकर्षित होते हैं। यहाँ आपको एक सुंदर गार्डन भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ज्ञानवापी परिसर सर्वे में वाराणसी जिला अदालत ने दिए ये आदेश। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से चल रहे सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि श्रृंगार गौरी प्रकरण की मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत द्वारा यह आदेश दिया गया है। साथ ही सर्वे कर रही एएसआई की टीम को कहा गया है कि सर्वे में मिले अब तक के साक्ष्यों की एक सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट और अदालत को सौंपे।
काम की बात में आज हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मिले कानूनी अधिकार के बारे में। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा से संबंधित कई तरह के अधिकार उन्हें कानून की तरफ से दिए गए हैं। इन अधिकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्री धन पर अधिकार के बारे में। इस अधिकार के तहत शादी के वक्त एक महिला को मिले जेवर या पैसों पर पूरी तरह से उसी का अधिकार होता है। वे अपने इस धन को जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है या इसे अपने कस्टडी में भी रख सकती है। दूसरे अधिकार में अब हम बात करेंगे घर के अधिकार के बारे में। शादी के बाद पति चाहे जिस भी घर में रहे, चाहे वो पुश्तैनी घर हो, जॉइंट फैमिली हो या खुद का घर हो या किराए का मकान हो, पति के साथ पत्नी को भी उस घर में रहने का अधिकार है। इसके अलावा एक पत्नी के रहते पति किसी और महिला के साथ शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी के साथ तलाक ना हो जाए। साथ ही एक पत्नी को पूरा अधिकार है कि वह अपने पति के भरण पोषण पर अपना भी हक रखेगी। बुलंदशहर के इस माफिया की संपत्ति की हुई कुर्की। यूपी के बुलंदशहर में माफियाओं पर जमकर एक्शन लिया जा रहा है। अभी कुख्यात गैंगस्टर अपराधी सौरभ की 33.73 लाख रुपए की संपत्ति बुलंदशहर के जिलाधिकारी द्वारा कुर्क करवाई गई है। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा बताया गया है कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के गाँव ब्रह्मपुर में जिलाधिकारी सीपी सिंह के आदेश का अनुपालन करते हुए उप जिलाधिकारी सयाना में राजस्व टीम, क्षेत्राधिकारी सयाना व थाना प्रभारी बीबीनगर गैंगस्टर सौरभ के गांव बहापुर कल देर शाम पहुंचे तथा उसके अपराध की दुनिया से अर्जित 126.73 वर्ग मीटर के मकान एवं एक मारुति ब्रेजा कार जिनकी अनुमानित राशि 33.73 लाख आंकी गई, उससे पुलिस ने जब्त करने की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में हुए मॉक ड्रिल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही ये बात। यदि किसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर आतंकवादियों का हमला होता है तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसके लिए राजधानी में मॉक ड्रिल एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान देखा गया कि लोक भवन, विधान भवन और पुलिस मुख्यालय के छत पर हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो उतरकर अपनी पोजीशन में खड़े होते नजर आए। राजधानी में हुए इस मॉक ड्रिल पर अब अखिलेश यादव द्वारा तंज कसा गया, जहाँ उन्होंने मॉक ड्रिल का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कानूनी व्यवस्था किसी विशेष चुनौती या किसी आपातकाल में कैसे विशेष दस्ते के हेलीकॉप्टर को पुलिस मुख्यालय की छत पर उतार कर प्रदेश को संकट से बचाया जा सकता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सफलतापूर्वक एक अभ्यास किया गया। इस सिक्योरिटी ड्रिल को सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरता उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय सपा की बड़ी और दूरदर्शी सोच के सर्वश्रेष्ठ कामों में से रोहित शर्मा को लेकर वायरल हो रहा विराट का यह पुराना इंटरव्यू। अक्सर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच थोड़ी अनबन देखने को मिलती है। बावजूद इसके एशिया कप 2023 के दौरान मैदान में दोनों की साठगांठ देखी गई। उसे देखकर इनके चाहने वाले काफी खुश होते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसे लेकर विराट कोहली का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा, जहाँ वे रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक शो के दौरान विराट कोहली द्वारा कहा गया था कि रोहित शर्मा बहुत ही मजेदार शख्स है और बात एकदम मुंबई की टपोरी स्टाइल भाषा में करते हैं। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के इस नए मजेदार फीचर के बारे में। भारत सहित 150 से भी अधिक देशों में मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसके जरिए आप कई संगठनों से संबंधित अपडेट ले सकेंगे। जुकरबर्ग द्वारा कहा गया है कि आप सभी को व्हाट्सएप चैनलों से परिचित कराने के लिए उत्साहित हूं, जो आपके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले लोगों और संगठनों से अपडेट प्राप्त करने का नया निजी तरीका है। मैं मेटा समाचार और अपडेट साझा करने के लिए यह चैनल शुरू कर रहा हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में G20 सम्मेलन में किसको अस्थायी सदस्यता मिली है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अफ्रीकी यूनियन। इसका सही उत्तर है अफ्रीकी यूनियन। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इंडिया। इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज जंक्शन, ऑप्शन डी है रानी कमलापति स्टेशन। इसका सही उत्तर है उधमपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में रॉक फॉस्फेट किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चमसारी व फॉर्मेशन क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है मसराना व माल देवता क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है दुर्माला व किमोई क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी में। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश व बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश व राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश व गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।